वेक्टर वेक्टर खेल रहे थे बेटा हम लास्ट क्लास में ना, और वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हमने सीखा था। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखा था। ठीक है ना। आपको कोई दो वेक्टर्स दिए हुए बेटा, वेक्टर बी और कोई वेक्टर ए, ज्वाइन कर लिया हमने इनको जैसे करना था वैसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर हमें क्या बताएगा, इनके रिजल्टेंट के बारे में। ये वेक्टर हमें बताएगा इनके रिजल्टेंट के बारे में। और मान लो ये है एंगल थीटा, ठीक है ना। दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा था बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है। अब देखो इसी में कुछ हमारे स्पेशल केसेस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस अगर हम देखें, अगर थीटा 0 डिग्री है बेटा, अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो देखो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, cos 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो r क्या बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, लिख सकते हैं ना हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। और लिख दो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट, तो स्क्वायर और रूट हट गया बेटा, रिजल्टेंट क्या मिल गया a प्लस बी। ठीक है ना। यानी कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनको जोड़ने के लिए हमें वेक्टर सम की जरूरत नहीं होगी। देखो आपने डायरेक्ट स्केलर सम कर दिया तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट स्केलर सम से भी निकाल सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो। ठीक है ना। रिजल्टेंट को हम डायरेक्ट स्केलर सम से भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर हो तो। केस 2 हम देखें, अगर 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है बेटा कि दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, टेल टू टेल ज्वाइन किया तो एंगल क्या निकला 180 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल है दोनों वेक्टर्स, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है, अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट लग रहे हैं तो आप रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हो, फिर से cos 180 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 280 आएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा a माइनस बी। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो भी आपको वेक्टर सम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनको स्केलर तरीके से घटा दे, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर घटा दे। ठीक है, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन क्या आएगी, जिस तरफ बड़ा वेक्टर है। ठीक है ना। मान लो इधर 20 न्यूटन फोर्स था, इधर 10 न्यूटन, तो ये वाला फोर्स बड़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा 20 माइनस 10, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी बड़े वाले की तरफ। ठीक है। और थर्ड, अगर थीटा 90 डिग्री है बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री है, केस 3 हम देखें, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री आता है तो cos 90 0 बेटा, तो हमारा रिजल्टेंट क्या बच जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये दोनों वेक्टर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा बेटा, जिसमें रिजल्टेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर ए और बी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बाकी हमें कोई भी अनदर एंगल दिया हुआ है, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है। अब देखो काइनेमेटिक्स में क्या होगा अपने साथ, काइनेमेटिक्स में इसका हम यूज कहां करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। हमसे रिजल्टेंट निकालने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो तो जस्ट क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं बीच में काम आएगा। ठीक है। काइनेमेटिक्स में सवाल बनता है इनका कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, या रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा।
ठीक है, तो ये एंगल वाला फॉर्मूला जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। रिजल्टेंट वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, अब बताओ कि रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा। रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, यानी कि ये वाला एंगल अल्फा, इसको मान लो अल्फा, या फिर रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, इसको हम मान लेते हैं बीटा। तो आपको अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा वाला, क्योंकि ये हरदम इंपॉर्टेंट टाइप्स में से रहा है कि रिजल्टेंट का किसी भी एक वेक्टर के साथ एंगल पूछा जाए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, हम भूल जाते हैं इसके फॉर्मूला को। ठीक है, अगर भूल जाने वाली नौबत आ जाए तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं, अगर भूल जाओ तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, एक बार फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, इसमें ये एंगल अल्फा है, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, सब कुछ पता है आपको, तो आप टेंजेंट ऑफ अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये जब निकालना हो तो इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना, उसमें ये बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, उसमें फिर से आप टेंजेंट ऑफ बीटा कैलकुलेट कर सकते हो अगर भूल जाओ तो। बाकी फॉर्मूला याद रख लो तो बेटर है। ठीक है, तो हम निकालते हैं बेटा पहले टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा, आर का एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, उसका फॉर्मूला होगा बेटा बी साइन थीटा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, या बी प्लस ए कॉस थीटा आएगा, आई थिंक ए प्लस बी कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या आएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें भी आप स्पेशल केस देख लो, अगर थीटा जीरो है, अगर हमारा थीटा जीरो है तो आप देखो बेटा टेंजेंट अल्फा भी क्या आएगा, जीरो, टेंजेंट अल्फा जीरो, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर भी इन्हीं की डायरेक्शन में होगा। और ये फैक्ट है, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगे, एक इधर एक इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो बेटा इधर ही आएगा, तो रिजल्टेंट भी इनके साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम निकाले टेंजेंट ऑफ बीटा, कि रिजल्टेंट दूसरे वेक्टर के साथ में, बी वेक्टर के साथ में क्या एंगल बनाएगा, उसका फॉर्मूला आएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। सारे रिवर्स हो गए। देखो अल्फा का ए के साथ निकालना था ना, ये बात ध्यान रहे, जिस वेक्टर के साथ एंगल निकालना है ना, आपने जैसे अल्फा ए वेक्टर के साथ डिफाइन किया, ए के साथ डिफाइन करना है तो ए नीचे रहेगा, ऊपर बी साइन थीटा बी कोस थीटा, जो दूसरा वेक्टर है उसके साइन थीटा और कोस थीटा कंपोनेंट्स। ठीक है, आपने बीटा बी के साथ निकालना है तो बी नीचे, कंपोनेंट्स ए साइन थीटा ए कोस थीटा, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स ऊपर नीचे। ठीक है, बस ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रख लें, रिजल्टेंट वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ एंगल, दोनों में से किसी भी वेक्टर के साथ एंगल। ठीक है, काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। क्लियर? एक क्वेश्चन करें फिर वेक्टर्स का। हाँ जी बोलो भाई, आया ना, समझ आ गया? चलो फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं वेक्टर्स का ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट और उसके एप्लीकेशंस। लिखे बेटा एक सवाल, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, एक क्वेश्चन लिखे, सम ऑफ मैग्नीट्यूड of two vectors is 16 न्यूटन, दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड का सम, वेक्टर सम नहीं दिया हुआ, मैग्नीट्यूड का सम दिया हुआ है 16 न्यूटन,
मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, उन दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट है ना उसका भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, ठीक है ना, इज 8 न्यूटन। एंड रिजल्टेंट वेक्टर is perpendicular to smaller vector, is perpendicular to smaller vector. Find magnitude of each vector, find magnitude of each vector, ठीक है। दो वेक्टर्स है बेटा, उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम दिया हुआ है 16 न्यूटन, उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। तो और वेक्टर छोटे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो बताओ उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा, वेक्टर की प्रॉब्लम में ना, मेरी बात ध्यान से सुने, वेक्टर की प्रॉब्लम में जब तक आप वेक्टर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर लेते ना, गिवन वेक्टर्स को आप डायग्राम की फॉर्म में नहीं ले आते, तब तक प्रॉब्लम मुश्किल रहेगी। आप क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, चाहे वो काइनेमेटिक्स में हम बात करें या किसी भी अनदर चैप्टर में, जब वेक्टर्स का जिक्र हो जाए ना तो आप एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर ले अपना, उन वेक्टर्स को रफली ड्रॉ कर ले कि भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। बिना डायग्राम के बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सोल्व करना, सोल्व तो कर लेंगे समहाउ, लेकिन बहुत मुश्किलें आएंगी हमारे जीवन में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर मान लो भाई ए और बी हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, मैग्नीट्यूड का सम 16 दिया हुआ है, ए प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है 16, ठीक है। और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा 8, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 8, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर। अब देखो बेटा, वेक्टर ड्रॉ करो, अपने वेक्टर ड्रॉ करो कि रिजल्टेंट वेक्टर स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे ध्यान से तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी। मान लो ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये छोटा वेक्टर मान लो ए है, उसके परपेंडिकुलर है, तो दूसरा वेक्टर डेफिनेटली कैसा होगा, ये होना चाहिए, ये अपना क्या होगा बी वेक्टर। डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने रफ सा, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही गिवन है कि रिजल्टेंट छोटे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। आप मान लो अपनी तरफ से कि ए छोटा वेक्टर है, ए वेक्टर छोटा है, रिजल्टेंट को ए के परपेंडिकुलर लिख दो, क्योंकि रिजल्टेंट के पास दो पूंछ दो सिर होने चाहिए, तो ए वेक्टर इधर आएगा, ये मान लो आपने रिजल्टेंट लिख दिया, तो अपने आप दूसरा वेक्टर आप लिख पाओगे, दूसरा वेक्टर अपने आप ड्रॉ कर देंगे कि भाई ये होगा दूसरा वेक्टर। और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें, हो सकता है यहाँ पे बी आ जाए, अगर आप बी को छोटा मानो तो यहाँ पे बी लिख दो, लेकिन बनेगी एक राइट एंगल ट्राइंगल, हरदम एक राइट, इस कॉम्बिनेशन के लिए, इस गिवन क्वेश्चन के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। लो जी, अब इसको सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में लिखो, सारी साइड्स दी हुई हैं, ये है ए, ये है बी, ये है आर, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना मिल गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं हम इसको, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आइडेंटिटी बेटा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो b प्लस ए की वैल्यू गिवन है बेटा, b प्लस ए की वैल्यू गिवन है, कितना है 16, r की भी वैल्यू गिवन है 8, वैल्यू रख दो भाई दोनों की, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू
b प्लस ए 16, तो ये कट गया बेटा, तो b माइनस ए मिला 4। और दूसरी इक्वेशन ये रही बेटा, b प्लस ए कितना था 16, दोनों को जोड़ दो बेटा, 2b इज इक्वल टू 20, तो b आ गया 10 न्यूटन, तो a कितना मिल जाएगा बेटा 6 न्यूटन, a मिल जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, विदाउट डायग्राम आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। बिना डायग्राम के आप चाहे जितना मर्जी दिमाग लगाते रहो, बैठे रहोगे आधे घंटे दिमाग लगा लोगे, लेकिन बिना डायग्राम के बहुत मुश्किल आएगी आपको इस प्रॉब्लम से डील करने में। ठीक है, छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा 6 न्यूटन है, बड़े वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। और वो आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या था। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या था, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, तो बेटा ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कौन सा आएगा, अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं तो ये आएगा इनके बीच में एंगल, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये आएगा बेटा थीटा, मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, समझ आ रहा है भाई, ये थीटा यही होगा ना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्योंकि एंगल के लिए बेटा हम क्या करते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप टेल टू टेल ज्वाइन करो, ये था हमारा ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, अभी ये टेल, सॉरी बी वेक्टर अपना इधर है, ये है हमारा बी वेक्टर, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, तो इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल देखो बेटा कितना आएगा, कितना होगा दोनों के बीच में एंगल, क्या आएगा दोनों के बीच में एंगल भाई अपना ये वाला थीटा। ठीक है ना, तो आप ये एंगल कैलकुलेट कर ले हम पहले बेटा, ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसको मान लो अल्फा लिख लो कुछ भी, तो आप टेंजेंट ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन a, यानी कि 8/6 4/3, टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या आ गया बेटा अपना 4/3। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपना 53 डिग्री। नहीं बेटा ये नहीं हो सकता बेटा, मैंने एक बात बताई थी, वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करने के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड ही ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, या तो टेल टू टेल ज्वाइन करो या दोनों को हेड टू हेड ज्वाइन करो, उसके बाद जो स्मॉलर एंगल होगा ये है, क्योंकि एक एंगल ये भी तो है ना, लेकिन ये 180 से बड़ा है, इसको नहीं ले सकते हम, तो स्मॉलर एंगल है हमारा ये वाला, तो ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये एंगल कैलकुलेट कर लिया बेटा, अल्फा हमने यहां से, टेंजेंट अल्फा आया 4/3, तो अल्फा कितना आ गया 53 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू 4/3 कहां पे होती है 53 डिग्री पे, ये एंगल मिल गया बेटा 53, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस 53, 180 माइनस 53 कितना आएगा 127 डिग्री ना, तो थीटा कितना आ गया 127 डिग्री एंगल आ गया दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, आप यहां से दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल पता ही है 90 डिग्री, रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल पता करना हो, यहां पे निकाल लो बेटा, ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा 6/8 3/4, तो कितना आएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 37, ये 53, ये 90 डिग्री। क्लियर सबको, एक ही क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स कवर हो गए जो अब तक पढ़े हो। सर क्वेश्चन में आर एंड ए के बीच 90 दिया था, तो tan अल्फा वाला फॉर्मूले से कर सकते हैं बेटा, आप tan अल्फा वाले फॉर्मूला से कर लो, बिल्कुल कर लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, बच्चे ने पूछा बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, जैसे टेंजेंट ऑफ अल्फा ए के साथ एंगल दिया हुआ है ना, तो जिसके साथ एंगल दिया हुआ है उसको नीचे रखेंगे ए, तो प्लस बी कोस ऑफ थीटा अपॉन बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको थीटा नहीं दिया हुआ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं पता। अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता होता ना, तो आप बिंदास इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते। ठीक है ना, थीटा ही नहीं पता तो हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा के बिना तो आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है आगे इसमें बढ़ने का।
ठीक है, हाँ जी अभिषेक, क्लियर बेटा आपका डाउट? अल्फा पता है बेटा, अब देखो इस इक्वेशन में आपको अल्फा पता है, आपको ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, आपको ए प्लस बी पता है, ए प्लस बी पता है, अल्फा पता है आपको, मान लिया आपको अल्फा पता है, एक इक्वेशन है कि एक इक्वेशन बना पाओगे? एक इक्वेशन, एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, चार अननोन, एक इक्वेशन चार अननोन कैसे डील करोगे? एक इक्वेशन से आप चार अननोन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अल्फा पता है, मान ली आपकी बात, कोई बुराई नहीं है अल्फा में, ठीक है, चलो आगे बढ़े, एक आध सवाल और करते हैं, फिर चलते हैं हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पे, वेक्टर एडिशन की, सिंपल वेक्टर एडिशन की, ये तो फॉर्मूला वाला था, ठीक है। आपको मान लो बेटा दो वेक्टर्स दिए हुए हैं सिंपली, ठीक है ना, सिंपल हम वेक्टर एडिशन की बात करें, एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर आपने इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो बेटा रूल है आई कैप के साथ आई कैप वाला कंपोनेंट ही जुड़ेगा, जे कैप के साथ जे कैप वाला ही जुड़ेगा, के कैप के साथ के कैप वाला ही कंपोनेंट जुड़ेगा। तो अपना आंसर आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, सबके लिए सेम रूल है, ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर माइनस है तो माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई प्लस माइनस इंटू जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ए जेड प्लस बी जेड प्लस माइनस इंटू के कैप, ये आएगा बेटा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ओके जी, क्लियर सबको बेटा, प्लस माइनस दोनों सबके लिए वैलिड है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड छोटा सा, ठीक है, ये बातें तो वैसे पता है हमें, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि आगे वेक्टर वेक्टर खेलने से पहले एक बार दूरी वो कंफ्यूजन दूर हो जाए ना। एक क्वेश्चन लिखे, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। फाइंड ए पार्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी पार्ट है बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी पार्ट है इसका व्हेन कोई अनदर वेक्टर है बेटा, कोई सी वेक्टर, व्हेन सी वेक्टर इज एडिड टू ए वेक्टर, जब ए में हम कोई थर्ड अननोन वेक्टर दिया हो बेटा, कोई अननोन वेक्टर आपने ऐड कर दिया ए में, वेक्टर ए में एक अननोन वेक्टर हम ऐड करते हैं, तो द रिजल्टेंट वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट आता है ना सी और ए के एडिशन से जो रिजल्टेंट आएगा वो यूनिट वेक्टर है, द रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर along x axis, the resultant is unit vector along x axis, रिजल्टेंट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर आता है x एक्सिस के अलोंग, तो फाइंड सी वेक्टर, बताओ यूनिट ये सी वेक्टर क्या होगा जो आपने ऐड किया वो, ठीक है, बड़े आसान है बेटा तीनों ही पार्ट्स। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में तो कोई बुराई है ही नहीं, 2 प्लस माइनस 1 साइन के साथ लेना बेटा, साइन जरूर याद रखें इसका, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा अपना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2 प्लस माइनस 1 आई कैप 1 बच जाएगा प्लस 7 जे कैप
प्लस 6 माइनस 2 4 k कैप। ठीक है। बी पार्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बेटा 2 माइनस माइनस ऑफ 1, 2 माइनस माइनस ऑफ 1 तो 3 बच गया बेटा 3 आई कैप, 4 माइनस 3 जे कैप प्लस 6 माइनस माइनस ऑफ 2 तो 8 के कैप। ठीक है, चेक कर ले सही बच्चे अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हाँ जी, ठीक है। चलो अब सी पार्ट पे आते हैं बेटा। सी पार्ट में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए में आपने कोई अननोन वेक्टर जोड़ दिया। तो वेक्टर ए था बेटा अपना 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसमें एक अननोन वेक्टर मान लिया बेटा सी वेक्टर, ये आपने इसमें जोड़ा तो आपको क्या मिला, रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है अलोंग एक्स एक्सिस। अरे वाह, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर तो हमें पता है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन होता है, कौन होता है भाई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, आई कैप। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई कैप के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड भी 1 है और एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप। तो सी वेक्टर कितना आएगा बेटा अपना माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये अपना आ गया वेक्टर सी। ठीक है, क्लियर। वो अननोन वेक्टर भी मिल गया हमें जो फाइंड आउट करवाना चाह रहा था। ठीक है जी, चलो जी वेक्टर सम सबको क्लियर, किसी को कुछ पूछना है वेक्टर सम में? अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, भी झूठ नहीं बोलोगे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, अगर स्लो करना हो तो मेरे को बता देना, कहीं ऐसा ना हो कि समझ ना रहा हो और फिर भी ऐसे झूठ में हाँ भरते जा रहे हो ना कि सर कोई दिक्कत नहीं है चलते रहो चलते रहो। ठीक है ना, ये टॉपिक क्या है सवाल नहीं आता बट इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा फास्ट भी कवर कर रहे हैं इसको। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है बेटा, कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा, ठीक है ना, तो मुझे बता देना। ठीक है ना, स्पीड अपने ही हाथ में है, समझ आना चाहिए, सिलेबस की टेंशन ना लें। ठीक है ना, सिलेबस का काम मेरा है। ठीक है ना, अगर आपको बस समझ आना चाहिए, किसी भी स्पीड में हो समझ आ जाए बस। स्लो में समझ आ रहा है तो स्लो में समझ लो, फास्ट में समझ आ रहा है तो फास्ट में समझ लो, बस बता दिया करो ईमानदारी से। ठीक है ना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात थोड़ी ना है। सी पार्ट फिर से बता दें, सी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, वेक्टर ए में ना, ये रहा वेक्टर ए, इसमें कोई अननोन वेक्टर जोड़ दिया, कोई अननोन वेक्टर सी इसमें जोड़ दिया, तो उन दोनों का जो सम आया ना, ए वेक्टर और उस अननोन वेक्टर का जो सम आया वो एक यूनिट वेक्टर था, वो एक यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और एक्स एक्सिस के अलोंग था, वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर था। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बेटा कौन होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर था, तो इन दोनों का सम एक यूनिट वेक्टर के इक्वल लिख दिया आई कैप। ये भी तो एक यूनिट वेक्टर ही है आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग। और हमने सोल्व कर लिया। अब उधर ले जाओ सबको, सी वेक्टर को इधर रखो, इसमें से माइनस कर दो सारे। ठीक है ना, आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप, बाकी सारे माइनस माइनस बच गए। ठीक है, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं क्योंकि वाई और जे कंपोनेंट थे ही नहीं। ठीक है जी, तो चलो वेक्टर प्रोडक्ट पे आते हैं बेटा। वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काइनेमेटिक्स के लिए डॉट प्रोडक्ट इन्फिनाइटली इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत कम यूज होता है, बट डॉट प्रोडक्ट के तो इन्फिनाइट एप्लीकेशंस है काइनेमेटिक्स में। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं काइनेमेटिक्स में डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और नीट में तो कई बार पूछा गया वो एक ही तरह का सवाल, वो एक प्रोजेक्टाइल में होता है ना, याद हो किसी को, किसी ने पढ़ा हो तो,
कि एक प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया तो एक ऐसा मोमेंट बताएं जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। एक ऐसा मोमेंट जब अपवर्ड वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा था ऑब्जेक्ट तब, और नीचे की तरफ आ रहा तब, ये दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होगी, वो वाला मोमेंट बताएं किस टाइम पे। तो वहां पे हम डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन यूज करते हैं, और बहुत बार आया हुआ है इस तरह का सवाल। AIEEE में भी आया हुआ है, जब जेईई मेंस की जगह जो पहले एग्जाम होता था ना, उसमें भी काफी बार आया हुआ है ऐसा सवाल, ठीक है। तो आते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं भाई? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं? हाँ जी, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है, पता है ये सब बातें, ठीक है। चलो बेसिक्स में फिर हम ज्यादा नहीं उलझते, ठीक है। सीधा हम डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं, एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं, दोनों प्रोडक्ट से डील करते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है इसको, बिल्कुल सही बात की बेटा आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। इसकी ना बेटा प्रॉपर्टीज ध्यान से सुन लेना, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और इसके एप्लीकेशंस, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ना इनके एप्लीकेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज ही यूज होंगी। जो प्रॉपर्टीज हम यहां से पढ़ के जाएंगे, यहां से समझ के जाएंगे ना, वही अप्लाई करनी होगी हमें। सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, झट से अप्लाई कर देना। अगर समझ आ जाएगा तो परेशानी नहीं आएगी। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये बेटा कि सर डॉट प्रोडक्ट ऐसा क्यों होता है? कई बार बच्चों के मन में सवाल आ जाए कि सर ऐसा ही क्यों हुआ? तो ये बेटा कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता है, तो है, ठीक है ना। ये डेवलप की गई हुई चीजें। किसी ने पूछा सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों होता है? इस क्यों का कोई जवाब नहीं होता बेटा कभी भी, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं मन में अक्सर, लेकिन अपने मन को समझा ले उस वक्त कि इन चीजों का बेटा कोई जवाब नहीं है तो है, किसी ने डेवलप करके दे दी हमें चीज और हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं आज तक। जिस दिन से उसने बना के दी उस दिन से आज तक हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, फैक्ट है बेटा वो, बिल्कुल, ठीक है ना। यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है वो, लेकिन वो मैथमेटिकल फैक्ट है, हमें वो रिलेशन फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई अल्टरनेट नहीं है उसका हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे चीजों से बचे। डॉट प्रोडक्ट बेटा, दो वेक्टर आपको दे दिए जाए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और आपसे उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए, तो एक क्वांटिटी आएगी बेटा, थर्ड क्वांटिटी मिलेगी आपको जो स्केलर होगी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हरदम एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सी एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होंगे, डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल इतने सारे पढ़ चुके हैं। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को बी डॉट ए लिखते हैं भाई, लिखते हैं कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर, एरिया एक वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, फ्लक्स के पास तो डायरेक्शन होती ही नहीं ना। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हरदम एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, ये फैक्ट है, ठीक है ना। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है तो आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस ऑफ थीटा। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, इतना ज्यादा यूज कर लिया इसको, अब एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है ना। पासे पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई, ठीक है। ए डॉट बी को मैथमेटिकली हम लिखते हैं बेटा ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज जो है डॉट प्रोडक्ट की वो देखते हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है।
पहला देखो बेटा, इस फॉर्मूला से रिलेटेड ही है, सारी प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है। ए वेक्टर, किसी वेक्टर का आप खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। मान लो भाई ये है वेक्टर ए, आपको कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू दी हुई है, आप इस वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करोगे। अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, आप किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, ए कॉस ऑफ थीटा। इस वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, खुद के साथ एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1। तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज होता है बेटा वेक्टर्स का, ये वाला फॉर्मूला किसी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज कर सकते हैं आप, देख रहे हैं ये बात। जैसे आपको कोई वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप, तो आप इसके डॉट प्रोडक्ट का इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा, आपको इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। पहला एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी के साथ साथ इसका एप्लीकेशन है ना। आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते कि यार 4 + 16, कुछ नया करना चाहते हैं जीवन में, तो कुछ नया करने के लिए ये रहा, कोई नया फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, किसी यूनिट वेक्टर का, मान लो कोई यूनिट वेक्टर है ए कैप, उसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, उसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, दोनों के बीच में एंगल 0, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या आएगा 1। किसी भी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हरदम क्या आएगा 1 आएगा, किसी भी यूनिट वेक्टर का, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी बेटा, जैसे एम ए डॉट एन बी, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। एम ए कोई कांस्टेंट है वेक्टर ए के साथ, डॉट वेक्टर बी के साथ कोई कांस्टेंट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एन ए डॉट बी लिख सकते हैं आप इसको, बिल्कुल एम इंटू एन और ए डॉट बी, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी, ठीक है। आप कांस्टेंट्स को दोनों का आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कर लें और ए और बी दोनों वेक्टर से उनको वेक्टर तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी तो फिर अपने को पता ही है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, फोर्थ, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा बेटा 0। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रॉपर्टी का बहुत वाइड एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ठीक है। आपको पता है इसका कहां का यूज हो सकता है, आपको दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर नेचर प्रूव करना है, प्रूव करना है कि भाई किसी ने दे दिए दो वेक्टर, उसने पूछा बताओ कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो आप क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, अदरवाइज दोनों परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। पहला एप्लीकेशन इसका परपेंडिकुलर वाले का, और पढ़ेंगे इस टॉपिक को अलग से, इसके एप्लीकेशंस अलग से पढ़ेंगे हम सारे डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, इसी का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। सब अवेयर है ना इनसे, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और एक बात और हमें पता है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं,
तो आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर होता है, आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर होगा। वाई और जेड भी परपेंडिकुलर होते हैं तो जे कैप भी के कैप के परपेंडिकुलर होगा। एक्स और जेड भी तो परपेंडिकुलर होते हैं तो आई कैप और के कैप दोनों परपेंडिकुलर। पता है ये बातें तो हमें, ठीक है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम डॉट प्रोडक्ट लिखे अगर, अब देखो वेक्टर फॉर्म में आएंगे, हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जब तक आई डॉट आई, ठीक है। वेक्टर्स का हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट। आई डॉट आई मैं पूछूंगा आप बताते रहना, ठीक है। आई डॉट जे, फटाफट आंसर देना बस, ठीक है, ताकि जल्दी से खत्म करें इस कॉन्सेप्ट को। जे डॉट जे, सॉरी जे डॉट के, ठीक है। पहले इनको देख लेते चलो। आई डॉट आई क्या आएगा बेटा, आई डॉट आई, आई डॉट आई, शाबाश जल्दी आंसर 1 बेटा, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। आई डॉट जे, बेटा ये दोनों वेक्टर्स देखो परपेंडिकुलर है, आई और जे दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। आई और के भी परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0। जे डॉट के, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है तो 0। जे डॉट जे 1 आएगा बेटा, ठीक है। जे डॉट आई ये भी क्या आएगा 0। नेक्स्ट बात करें के डॉट आई 0, के डॉट जे ये भी क्या आएगा 0, के डॉट के ये क्या आएगा 1। यानी कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो बाकी सारे टर्म्स को गोली मारो, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से और के को के से, बाकी सब खत्म कर दो। कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आपस में किसी को। आई आई वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आई वाली को 0 मिलेगा, ठीक है। जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, बाकी किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो क्यों बेफालतू में टाइम वेस्ट करें, जब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सीधा आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्लियर, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ ले हम इसको, इस वाली चीज को ना, जो डॉट प्रोडक्ट लिखा आपने वेक्टर्स का, अगर एंगल गिवन है तो ए बी कोस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं गिवन तो ये यूज कर लेंगे। दो वेक्टर्स दिए हुए बेटा, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। बी वेक्टर हमें गिवन है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी बताओ बेटा क्या होगा इसका, बताओ जरा आंसर निकाल के। ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी तो बताओ उसका आंसर क्या आएगा। फाइंड ए डॉट बी, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बताओ भाई क्या होगा। 32, गुड। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, झट से आंसर आना चाहिए भाई, ये तो इतना पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए अब तो इन टॉपिक्स को पढ़ पढ़ के ना, बस बाल सफेद होने बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो ही गया। ए डॉट बी बेटा, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो 6, प्लस के को के से 18, कितना आ गया ये 18 और 14 32। ए डॉट बी क्या आ गया 32 आ गया ए डॉट बी, ठीक है। क्लियर, चलो अब देखो ना, मैं इसी क्वेश्चन को उठाता हूं, इसी क्वेश्चन के थ्रू ना मैं इसके सारे एप्लीकेशंस एक्सप्लेन कर देता हूं, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट को ना, ठीक है। हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सारे एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, एक ही प्रॉब्लम से डिस्कस कर लेते हैं सारा इनका, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस। ठीक है, कुछ एक थ्योरेटिकल मैं लिखवाऊंगा, आप फटाफट लिख ले बेटा वो पॉइंट्स। फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर नेचर अगर प्रूव करना है तो आप क्या करो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। अगर मैं पूछ लूं कि आप बताओ ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो आप क्या करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। जीरो नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, टू प्रूव परपेंडिकुलर नेचर ऑफ टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर नेचर ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर नेचर प्रूव करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, क्लियर? यानी कि आप क्या करोगे, ए डॉट बी निकालो। अगर ए डॉट बी जीरो आ गया तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर जीरो नहीं आया तो वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन, बहुत अच्छा एप्लीकेशन ये वाला भी बेटा। ठीक है, ये भी हम बहुत यूज करेंगे काइनेमेटिक्स में। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, याद रखने बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। दो वेक्टर्स आपको दे दिए गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आपको दो वेक्टर दिए गए, इनके बीच में एंगल नहीं बताया गया, इनके बीच में एंगल नहीं पता आपको, शक्ल देख के हम बता भी नहीं सकते क्योंकि दोनों देखो 3D में है। मुझे अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट का खासियत क्या है बेटा, ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो मैं कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए और बी का मतलब क्या है भाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को और ऊपर इनके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये रहा डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, इस केस में जैसे फाइंड आउट करके देखो बेटा, एंगल नहीं पता, एंगल अगर पूछे तो ए डॉट बी निकाल चुके हैं बेटा, 32 है ए डॉट बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या आएगा, रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना आ गया, रूट 17, यही आएगा ना, 4 4 8, ठीक है 17 आएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर हम निकालेंगे तो रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है 45 और 16 कितना आ गया भाई, ये 61, रूट ऑफ 61। ठीक है ना, रूट ऑफ 61 ही आएगा ये। तो आप कोस ऑफ थीटा क्या लिख सकते हैं बेटा, 32 अपॉन रूट 17 इंटू रूट 61। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो यहीं पे छोड़ दो, आपको आंसर में यहीं तक ही मिलेगा, कोस थीटा ही पूछा जाएगा। अगर सिंपल वैल्यू होगी तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, 1/2 आ जाए, रूट 3/2 आ जाए, तो हम सीधा बता सकते हैं कि एंगल ये होगा, क्योंकि उन सब पे हमें पता है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन समझ आ गया बेटा? हाँ जी बोलो, हाँ या ना बोलो बेटा। एंगल वाला एप्लीकेशन सबको समझ आ गया, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो। ठीक है, अगला एप्लीकेशन भी अच्छा है। अब देखो ये वेक्टर है ए, ठीक है, ए और बी के बीच में तो एंगल आपको पता चल गया। अब मैं पूछूं कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, या ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, या ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो तब आप कैसे निकालोगे, किसी भी वेक्टर का किसी गिवन एक्सिस के अबाउट अगर आपको एंगल निकालना है, किसी भी गिवन एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, है कोई आइडिया?
हाँ जी, मैं पूछूं ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो आप क्या करेंगे? चलो देखो डायग्राम सा ड्रॉ कर लेते हैं फिर एक। मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ए वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ दूसरे वेक्टर से डील नहीं कर रहे। ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में है अपना वेक्टर ए। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कैसे शो करें यार, जेड एक्सिस के साथ ऐसे शो कर दो, इसके साथ में एंगल बना रहा है गामा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे बेटा। एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके बेटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आप एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, तो देखो बेटा ये भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, और आई कैप भी एक वेक्टर है। तो सवाल है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है इधर आई कैप वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है अल्फा, एंगल है दोनों के बीच में अल्फा। तो मैं हेडिंग डाल लो इसमें बेटा, हेडिंग डाल लो थर्ड पॉइंट में, टू फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर, टू फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखो आप, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो मैं ए वेक्टर डॉट आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है, इसको क्या लिख सकता हूं, ए आई कॉस ऑफ थीटा, और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है बेटा, आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, पता है सबको ये बात, तो इसको हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इस केस में देखो बेटा, आप इस वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये दोनों टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी, जे और के तो आएंगे नहीं, क्योंकि आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लिखना होगा आपको, ये वाला कंपोनेंट लिखना होगा, अल्फा माना था हमने ना, अल्फा। आप जब इस ए वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखोगे आप सिंपली। तो मैं क्या लिख दूं, कोस ऑफ अल्फा को क्या लिख दे बेटा हम, ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या बता देगा, अल्फा। जैसा एग्जांपल ले, इस केस में मैं कोस ऑफ अल्फा निकालूंगा तो इसका एक्स कंपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय वाई, इसका मैग्नीट्यूड रूट 17 आएगा, तो 2 बाय रूट 17, कोस अल्फा आ जाएगा 2 बाय रूट 17। सिमिलरली बेटा कोस ऑफ बीटा क्या आएगा, ए वाई अपॉन ए, और कोस ऑफ गामा क्या आएगा, ए जेड अपॉन ए। याद रखें बेटा इस बात को, दिमाग में बसा लें ये चीजें, तो किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, किसी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो उसके वाई कंपोनेंट को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जेड एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो उसके जेड कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, और एक बड़ी शानदार बात, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों की वैल्यू 1 आएगी। करके देख लो बेटा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और देखो वहीं पहुंच गए।
ठीक है, जैसा मैं पहले बोल चुका हूं आप लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं और बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे हम इसके एप्लीकेशंस को, तो इसके एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ ले बेटा, काइनेमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा इसका लास्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along another vector, to find component of a vector along another vector, heading डाले लास्ट पॉइंट, to find component of a vector, to find component of a vector along another vector, component of a vector along another vector, किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अराउंड कंपोनेंट फाइंड आउट करना, ये इसका लास्ट एप्लीकेशन वेक्टर का। और ये तो पता ही है भाई, इसमें तो हम महारथी हो चुके हैं। आपको दो वेक्टर दिए गए बेटा, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो आप ए डॉट बी को बेटा क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस ऑफ थीटा। और मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लूं, ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ए कॉस थीटा इंटू बी, ठीक है। और वेक्टर रेजोल्यूशन हमें क्या सिखाता है, अब डॉट प्रोडक्ट को भूलो, एक वेक्टर है बेटा ए, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा। आप इस वेक्टर का वो कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर के अलोंग है, इस वेक्टर का वो कंपोनेंट, या इस वेक्टर की इमेज भी बोल दिया जाता है, परछाई, इस वेक्टर की इमेज जो इस वेक्टर के अलोंग है, उसको आप इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी आपको क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट देगा। और रिवर्स, अगर आपको इनका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, जैसे एंगल नहीं दिया हुआ होगा आपको, है ना, आपको एंगल नहीं दिया हुआ होगा ना, तो आप क्या करोगे, आपको इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए ना, ए कोस थीटा अगर हमें चाहिए, तो आप क्या करो, ए डॉट बी को इसके बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट इसके अलोंग चाहिए, अगर b cos थीटा चाहिए होता बेटा, b cos थीटा चाहिए हो तो क्या करो, a डॉट b को a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, a डॉट b को a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और उसके एप्लीकेशंस हुए खत्म, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना हम काइनेमेटिक्स में ही देख लेंगे सीधे, ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में, सीधा बस ये कॉन्सेप्ट अपना याद रखें, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन सारे याद रखें सभी बच्चे, जब काइनेमेटिक्स में सवाल करेंगे तब अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो बस 2 दिन के लिए याद रख लो, उसके बाद तो अपने आप याद हो जाएगा, देखिए मोस्ट प्रोबेबली हम थर्सडे से काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आज हमारा वेक्टर प्रोडक्ट रह गया, क्रॉस प्रोडक्ट, वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है भैया, करो आराम शुरू, अब आराम तो क्या है, क्लास आप लोगों की अभी केमिस्ट्री की ना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय बेटा सभी को।